वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आज पहले आपको बताऊंगी साइमन कमीशन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था, जिसको कहा गया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट या तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इस रिफॉर्मेशन के बदौलत क्या डिक्लेयर किया गया कि इंडिया में सेंट्रल और प्रोविंशियल पावर अलग किए जाएंगे। प्रोविंशियल मतलब जो लोकल गवर्नमेंट, उनका पावर अलग किया जाएगा। और सेंट्रल, जैसे अभी हमारा कंट्री में है फेडरल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से लॉस बनाएंगे। ये एक्ट तो पास कर दिया, लेकिन रियली उस एक्ट में क्या लिखा गया था कि डिवाइडेड तो है, सेंट्रल और स्टेट की पावर डिवाइडेड तो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पावर नहीं रहेगा। जो भी डिसीजन लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया हुआ डिसीजन हर एक स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो वैसे जो स्वराज पार्टी में कुछ लीडर्स अपॉइंट हुए थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो वो तो कुछ काम की नहीं रहा उनका, क्योंकि वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कोई रिफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। इंडिया में इंडियंस के लिए जो भी ज़रूरत है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या फ़ायदा फिर। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ 1919 में, इसका विरोध करने वाले लोग करने शुरू किए। फिर ऐसे चलते चलते 1928 में एक कमीशन बिठाया गया, जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन, विच वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन। तो ये साइमन कमीशन में क्या थे, सब जो 7 मेंबर्स थे सारे ब्रिटिशर्स ही थे, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जबकि इंडियंस बोलते रहेंगे कि हमें इंडियन मेंबर्स चाहिए, क्योंकि इंडियंस की क्या ज़रूरत है वो इंडियंस ही जान सकते हैं। हमारे घर की क्या ज़रूरत है हमारे घर वाले जानते हैं, थोड़े पड़ोसी लोग जानते हैं। हमारे पड़ोसी को क्या पता हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे जी रहे हैं। तो इंडियंस के लिए जरूरी तब, इंडियंस के लिए भला तभी होगा जब इंडियन मेंबर्स रहेंगे। लेकिन कमीशन तो इन लोगों ने फॉर्मेशन कर दिया, कोई भी इंडियंस को उसमें रखा नहीं। तो नहीं रखेंगे तो फिर कैसे सब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लॉ कैसे बनेंगे। इसीलिए जब वो 7 मेंबर्स के साथ साइमन कमीशन फॉर्मेशन होके जॉन साइमन हमारे कंट्री में एंट्री मारे, तो फिर 1928 में आप देख सकते हो उनका स्वागत कैसे किया गया, हड़ताल करके। और उनको बोला गया साइमन गो बैक, वी डोंट नीड यू इन आवर कंट्री, यू गो बैक। तो ये जो हड़ताल जो चालू हुआ, इस हड़ताल में आफ्टर ब्रिटिशर्स तो रुकने वाले नहीं थे, तो इसमें लाला लाजपत राय भी इंक्लूडेड थे। तो साइमन गो बैक जब लोग बोलने लगे, जो फ्रीडम फाइटर्स बोलने लगे, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को तो गुस्सा आना ही था। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, लाठीचार्ज। उनका तो एक ही हथियार है, क्योंकि हम तो नॉन वायलेंट थे, तो फिर कैसे करेंगे, वो एक ही हथियार इस्तेमाल करते थे, वो है लाठीचार्ज। लोगों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो लाला लाजपत राय जी को इतना लाठीचार्ज हुआ कि इतना भयंकर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया कि वो सह ही नहीं पाए। लेकिन सोचो, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि देखो इधर, एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नेल इन द कॉफिन मतलब किस चीज का डाउनफॉल आ जाना, किसी का डिस्ट्रक्शन हो जाना। तो किसके डिस्ट्रक्शन के बारे में बोले, ब्रिटिश एम्पायर के डिस्ट्रक्शन के बारे में बोले तुम मुझे जितना मारोगे, मेरे पीठ के ऊपर जितने कोड़े पड़ेंगे, उस हिसाब से ब्रिटिश एम्पायर का उतना डाउनफॉल होता जाएगा। एवरी ब्लो इज लाइक ए नेल इन द कॉफिन। मारो, जितना मारना है मारो, क्योंकि लोग इसको भूलेंगे नहीं। देखो कितने यूनाइटेड थे हमारे इंडियंस, अभी भी हैं और ज़्यादा भी हो सकते हो, कि किसी को
तकलीफ मिला तो सब सीना तान के खड़े हो जाते थे सामने। तो ये जो उन्होंने बोला नेल इन द कफिन ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, फिर उसके बाद लाला लाजपत राय को इतना सहना पड़ा था कि लाला लाजपत राय फिर जिंदा नहीं रह पाए। उसके बाद वो गुजर गए। उन्होंने आखिरी सांस तो ले ली, लेकिन लोग उसको भूले नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूले। तो फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट हुआ। ये नेहरू रिपोर्ट क्या है? ये दिया गया नेहरू जी को रिपोर्ट बनाने के लिए। इस नेहरू रिपोर्ट बनाने का रीजन क्या था? इसमें आप देख सकते हो इधर बिरकन हेड जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। अभी साइमन कमीशन आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन करने के लिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या चेंज करेंगे तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से रहेगा, इंडिया पीसफुली चलेगा, ये करने के लिए वो आ रहे थे। तो इसका विरोध करते हुए जो लाठीचार्ज हुआ, फिर साइमन गो बैक वाला हड़ताल हुआ, तभी नेहरू जी ने कहा, रिपोर्ट तैयार करने के लिए सोचा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमें जरूरत है। तभी बिरकन हेड ने बोला, इंडियंस के पास इतना थोड़ा ही पावर है, इंडियंस के पास थोड़ा ही इतना दिमाग है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हो। लेकिन ये चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया पता है? मोतीलाल नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया। क्यों नहीं लिख सकता इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन? जरूर लिख सकते हैं हम। तभी मोतीलाल नेहरू जी क्या थे? वो थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया जिसमें कि जो जो ज़रूरतें हैं, जो जो स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड करने चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। उस कमेटी के चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू जी, और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। बोले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद ही लिखेंगे। फिर ऐसे चलते चलते नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला गया कि एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अधिकार दो, हम अपना गवर्नमेंट खुद चुनेंगे, जैसे कि अभी हमारे कंट्री में हो रहा है, इलेक्शन के बदौलत हो रहा है। तो उन्होंने भी तभी बोला सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी पाने के लिए उन्होंने पहला उनका वही डिमांड था, वी नीड डेमोक्रेसी। और एक डिमांड क्या था? टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट। तो हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज। सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए। अभी जो हमारा नियम चालू है वोटिंग के प्रोसेस से, दोज हु हैव कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज, तो वो लोग वोट करेंगे। वोट करके तो उनको बोला जाता है एडल्ट, तो उनके वोटिंग के प्रोसेस से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे। तो वो भी मैं आपको यूनियन पार्लियामेंट इस सब में डाली हूँ, आप देख ला यूनियन पार्लियामेंट का जो मेरे वीडियोस है। फिर लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ पावर। अभी आप देख रहे हो ये स्टेट का ये लैंग्वेज हो, महाराष्ट्र का मराठी है, आसाम का आसामीज है, बंगाल का बंगाली है, गुजरात का गुजराती है। तो लिंग्विस्टिक डिवीजन किया गया। क्यों लिंग्विस्टिक डिवीजन जरूरी था? क्योंकि तभी सेंटर में कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं था। तभी तो हिंदी तो इतना था नहीं, तभी इंग्लिश ही था, और हर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो अपनी बात तो कैसे रखेंगे? अपनी स्टेट में अपनी लैंग्वेज बोलेंगे तो उनकी बात रखी जाएगी, उनकी बात उनका जो गवर्नमेंट है वो सुनेगा। तो इसलिए पहले सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड किया गया, फिर लिंग्विस्टिक वाला डिवीजन मांग की गई। लिंग्विस्टिक डिवीजन होने से वो स्टेट उसी लैंग्वेज के लोग को लेकर फॉर्मेशन होगा और अपनी बात वो रख पाएंगे। और उसके साथ इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मतलब अपने कंट्री का सेल्फ रूल वाला पावर हमें दो, हमारा अधिकार हमें चाहिए, ताकि हम अपना देश अपने तरीके से रूल कर पाए। तो ऐसे होते होते फिर नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुआ। और एक चीज इसमें डिसाइड किया गया, अगर नेहरू रिपोर्ट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो इंडियंस रुकने वाले नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स नहीं रुकने वाले थे। फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज बोल के डिक्लेयर कर दिया। किसने डिक्लेयर किया? सुभाष चंद्र बोस जी और नेहरू जी।
डिक्लेयर किए कि अभी हमारा कंट्री कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 1929 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में ट्राई कलर लेके उसको हॉइस्ट किया, मीन्स उड़ाने लगे उसको और बोलने लगे आर कंट्री इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। मीन्स पूर्ण स्वराज अपने तरीके से वो डिक्लेयर ही कर दिया। तो ऐसे होके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता रहा। फिर आगे देखते हैं, फिर इतने में तो देश तो स्वाधीन नहीं हो गया ना, फिर आगे क्या हुआ हम देखेंगे। बस आप लोग याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे साथ हमारे देश को जानते रहिए, क्या तकलीफ उठा के हमारा देश स्वाधीनता हासिल किया था। आपका भी जानने का अधिकार है, आप भी जानोगे तब भी तो देश से और देशवासियों से आपका प्यार और ममता बढ़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, क्या क्या तकलीफ उठा के हमारा देश स्वाधीन हुआ था। बस देखते रहिए नॉलेज किट, मेरे शॉर्ट्स भी सुनते रहिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। कीप स्माइलिंग टिल देन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नॉलेज किट।